हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी चर्चा का विषय है अरस्तू का नागरिकता संबंधी विचार। राज्य के जैसे ही नागरिकता भी एक ऐसा विषय है जो राजनीति विज्ञान का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। राजनीति विज्ञान नागरिकता के विषय से भी उतना ही संबंधित है जितना राज्य से संबंधित है। राज्य और नागरिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं और अरस्तू तो ये मानता है कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति जब किसी न किसी राज्य का सदस्य होता है तो उसकी नागरिकता का प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो राज्य में निवास करता है वो अपने अधिकारों और आवश्यकताओं की पूर्ति और उसके लिए राज्य से मांग कर सकता है तभी जब वो उस राज्य का नागरिक हो, उसे नागरिकता का दर्जा प्राप्त हो। आजकल दुनिया में हम ये देखते हैं कि राज्य बड़ी-बड़ी जनसंख्या वाले राज्य हैं, राष्ट्रीय राज्य हैं, और ये भी देखते हैं कि बहुत सारे पिछड़े देशों में, एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों में, अल्प विकसित देशों में गृह युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत से लोग इन देशों से छोड़कर इन देशों को छोड़कर अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं और एक निश्चित समय तक निवास करने के बाद वो जिस राज्य में शरण प्राप्त किए हुए हैं उस राज्य की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यानी शरणार्थियों की संख्या दुनिया भर में बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में राज्यों के सामने एक विकट समस्या ये है कि ऑलरेडी उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और शरणार्थियों को भी शरण देकर उन्हें नागरिकता प्रदान करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। और ये चुनौती सिर्फ एशियाई अफ्रीकी देश ही नहीं झेल रहे हैं, बल्कि अमेरिका जैसा देश भी झेल रहा है। वहां भी लैटिन अमेरिकी देशों से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके या फिर अवैध तरीके से घुसपैठ करके प्रवेश पा लेते हैं और कुछ समय बाद नागरिकता का दावा करने लगते हैं। तो ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है आज के राज्यों के समक्ष, जो नागरिकता के प्रश्न से जुड़ी हुई है। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि एक राज्य नागरिकता के विषय में नियम और उपनियम जो बनाता है वो ज्यादातर अपने संवैधानिक विधियों में उन्हें स्थान प्रदान करता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही कानून बनाए जाते हैं इस विषय में और उन कानूनों के आधार पर किसी को नागरिकता प्रदान की जाती है या किसी से नागरिकता वापस ली जाती है। हर देश में नागरिकता देने और नागरिकता वापस लेने के संवैधानिक नियम मौजूद होते हैं। हमारे देश में भी पिछले कई महीनों से नागरिकता का प्रश्न चर्चा का विषय बना हुआ है। नागरिकता संशोधन बिल जो लाया गया, जो अधिनियम पारित किया गया, उसके विरोध में बहुत सारे वर्गों के द्वारा, बहुत सारे राज्यों की जनता के द्वारा नाना कारणों से विरोध का स्वर उठाया गया और सरकार ने इस दिशा में लोगों को आश्वस्त करने का भी अपने तरीके से प्रयत्न किया है। तो बहरहाल सब मिलाकर नागरिकता का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है राजनीति विज्ञान जैसे विषय के लिए। और इसी महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान में रखते हुए अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में
नागरिकता के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन नागरिकता के विषय में अरस्तु के विचार आधुनिक युग में प्रचलित विचारों से नितांत भिन्न है। तो हम देखेंगे कि अरस्तु इस विषय में क्या विचार रखता है कि किसको नागरिकता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और किसे प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो नागरिक कौन है, नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का दर्जा किसे प्राप्त होना चाहिए, इस विषय में अपने विचार देने से पहले अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में नागरिकता के विषय में जो प्रचलित धारणाएं थीं, उनका खंडन किया है। कौन सी प्रचलित धारणाएं थीं? पहली धारणा तो ये थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य क्षेत्र में निवास करता है तो निवास करने पर स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति को उस राज्य का नागरिक होने का हक प्राप्त हो जाता है। अरस्तु इस विचार से सहमत नहीं है और ये कहता है कि एक राज्य में तो विदेशी भी निवास करते हैं और दास लोग भी निवास करते हैं, जिन्हें नागरिक नहीं कहा जा सकता। आप जानते हैं कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग शरणार्थियों के रूप में, कुछ पर्यटकों के रूप में, कुछ विदेशी राजनयिकों के रूप में किसी भूक्षेत्र में रहते हैं, लेकिन केवल रहने मात्र से उनको उस राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता। अब जैसे भारत में अमेरिकी दूतावास में जो राजनयिक काम कर रहे हैं, वो रह तो रहे हैं भारत में दूतावास एरिया में, लेकिन विदेशी होने के कारण, विदेशी अमेरिकी भूमि से संबंध रखने के कारण उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता और नागरिक न होने के नाते उन्हें वो अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते जो एक भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं। तो अरस्तु का ये तर्क बहुत उचित है, स्वाभाविक है कि निवास को, केवल निवास को राज्य की नागरिकता का आधार नहीं माना जा सकता। केवल किसी राज्य क्षेत्र में, किसी भू क्षेत्र में रहने मात्र से उस व्यक्ति का नागरिकता का दावा पक्का नहीं होता। दास भी रहते हैं एक राज्य के अंतर्गत, जैसा कि यूनानी राज्यों में, नगर राज्यों में रहते थे दास। अरस्तु दासों को भी नागरिक नहीं मानता है क्योंकि उन्हें नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं होता। नागरिकता एक विशेष स्थिति का नाम है, एक विशेष गुण का नाम है अरस्तु की दृष्टि में, और दासों में ये विशेष गुण नहीं होता। इसलिए बावजूद इस तथ्य के कि वो राज्य में निवास करते हैं, फिर भी उन्हें राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता। तो पहली इस धारणा का खंडन अरस्तु के द्वारा किया गया कि केवल किसी राज्य में निवास करने से कोई व्यक्ति उस राज्य का नागरिक नहीं हो जाता। दूसरी धारणा ये प्रतिपादित की गई कि अगर किसी व्यक्ति को किसी देश के न्यायालय में मुकदमा चलाने का अधिकार मिल जाए, वाद दाखिल करने का अधिकार मिल जाए किसी के खिलाफ, तो वह उस राज्य का नागरिक माना जा सकता है। लेकिन अरस्तु इस धारणा से भी सहमत नहीं है और वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश के न्यायालय में वाद दाखिल करने का अधिकार मिल भी जाए तो भी उसे नागरिक का दर्जा नहीं प्राप्त हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अधिकार तो संधियों के माध्यम से विदेशियों को भी प्राप्त हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि विजय माल्या, आप जानते हैं कि भारत के बैंकों से बहुत ज्यादा लोन लेकर ब्रिटेन भाग गया। भारत सरकार ने ब्रिटेन से उसके प्रत्यर्पण की मांग की कि उसे वापस भेजा जाए ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके, लेकिन विजय माल्या ने ब्रिटेन की अदालत में ही वाद दाखिल कर दिया इस प्रत्यर्पण के खिलाफ।
यानी ब्रिटिश नागरिक न होते हुए भी उसे ब्रिटेन के न्यायालय में मुकदमा चलाने का अधिकार मिल गया। इस अधिकार को मिलने मात्र से वो ब्रिटेन का नागरिक नहीं हो जाएगा। नागरिकता की प्राप्ति के लिए एक ड्यू प्रोसेस होती है, कानून के द्वारा जो निर्धारित की जाती है हर देश में, संविधान के द्वारा जो तय की जाती है हर देश में। उसी प्रक्रिया के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति हो सकती है। केवल वाद चलाने का अधिकार मिल जाने से नागरिकता नहीं मिल जाती। तो अरस्तु इस आधार पर भी इसका खंडन करता है, वो इस धारणा को नहीं मानता। तीसरी धारणा ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भूभाग पर जन्म लेता है तो वो उस राज्य का स्वाभाविक रूप से नागरिक हो जाता है, उसे नागरिकता के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। आजकल नागरिकता के लिए ये नियम मान्य है। ज्यादातर देशों में हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिस भूभाग पर जन्म लेता है वो उस राज्य का नागरिक बन जाता है। जैसे अगर कोई भारतीय माता पिता अमेरिका जाते हैं, वो भारत के नागरिक हैं, अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, लेकिन अमेरिका की भूमि पर अगर उन्होंने अपनी संतान को जन्म दे दिया तो जन्म लेने वाली संतान अमेरिका की नागरिक बन जाएगी। आजकल नागरिकता के लिए ये नियम ज्यादातर देशों में मान्य होता है, लेकिन अरस्तु इस धारणा से सहमत नहीं है। वो कहता है कि ये बात पुराने राज्यों के लिए तो उचित हो सकती है, जो राज्य पहले से एस्टेब्लिश हो, पहले से स्थापित हो, वहां पर तो जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन जो नए बसाए हुए राज्य हैं, उन राज्यों के लिए ये नियम लागू नहीं हो सकता, ये नियम व्यावहारिक नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान एक नया राज्य बना। अब नागरिकता के इस नियम के अनुसार कि पाकिस्तान में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही पाकिस्तान का नागरिक होगा, अगर इस नियम को आधार बनाया जाए तो बहुत से पाकिस्तानी नागरिकता के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि वो नया एस्टेब्लिश देश था, नया बना हुआ देश था। ऐसी स्थिति में कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा, इसके लिए बाकायदा नियम बनाया गया और नियम के तहत ये शामिल किया गया कि वो लोग भी जो भारत में जन्मे हैं, भारत भूक्षेत्र में जन्मे हैं, लेकिन स्वेच्छा से अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं, इस्लाम के धर्मानुयायी हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको भी पाकिस्तान नागरिकता का अधिकार प्रदान करेगा। तो इसी तर्क के आधार पर अरस्तु ये कहता है कि जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करना ये पुराने राज्यों में तो संभव हो सकता है, लेकिन जो राज्य नए बसाए जाते हैं उनके लिए नागरिकता का ये आधार व्यावहारिक नहीं होता। तो इस आधार को भी मान्यता प्रदान नहीं की जाती है अरस्तु के द्वारा। अगली धारणा जो प्रतिपादित की गई कि अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन ली गई है या जिसे देश निर्वासन का दंड दिया जा चुका है, देश निकाला दिया जा चुका है, उसे भी नागरिक नहीं माना जा सकता। अरस्तु इस बात से सहमति जताता है और कहता है कि हाँ, यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन ली जाती है या देश निकाला दे दिया जाता है तो उसको नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जा सकता। देश से निर्वासित होने के साथ ही वो नागरिकता के अधिकार भी खो देता है। नागरिकता के विषय में एक सामान्य विचार ये भी प्रचलित है कि किसी राज्य में रहने वाले जितने भी वर्ग हैं
उन सभी वर्गों को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के नागरिकता के अधिकार प्राप्त होने चाहिए, चाहे वो कृषक हो, मजदूर हो, बुद्धिजीवी हो, राजनेता हो, व्यवसायी हो, शिल्पी हो। लोकतंत्र की धारणा के अंतर्गत क्या माना जाता है कि इन सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के नागरिकता के सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यानी जो भी अधिकार एक नागरिक को प्राप्त होते हैं, राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, वो सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा। अरस्तु इस विचार से सहमत नहीं है। वो समाज के सभी वर्गों को नागरिकता का अधिकार नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि नागरिकता एक विशेष सकारात्मक गुण है जिसको अर्जित किया जाता है, और इसे अर्जित करने के लिए विशेष योग्यता की जरूरत होती है, विशेष बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है, बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है। और ये बौद्धिक क्षमता, ये विशेष गुण समाज के बहुत से वर्गों में नहीं होता। कौन से वर्ग? दास, विदेशी, कृषक, श्रमिक और स्त्रियां। अरस्तु ये मानता है कि ये वर्ग ऐसे हैं जो नियमित रूप से हर रोज उत्पादन कार्य में व्यस्त रहते हैं। इनका पूरा का पूरा समय अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करने में व्यतीत हो जाता है। एक मजदूर सुबह उठकर जाता है, दिन भर काम करता है और शाम को आकर फिर वो भरपेट भोजन करके सो जाता है, सुबह फिर निकल जाता है। उसके पास इतना अवकाश नहीं होता, इतना समय नहीं होता कि वो अन्य सार्वजनिक विषयों के बारे में कुछ सोचे, कुछ समझे, उनके बारे में जानने की कोशिश करे। यही वजह है कि अरस्तु ये कहता है कि इनको नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि नागरिकता के लिए जरूरी है कि व्यक्ति के अंदर विशेष प्रकार की बौद्धिक क्षमता हो, क्योंकि नागरिकता का संबंध सार्वजनिक नीति के निर्धारण से है, और सार्वजनिक नीति का निर्धारण करने की क्षमता सबके अंदर नहीं होती। स्त्रियों का भी समय ज्यादातर पारंपरिक रूप में घर के कामकाज में व्यतीत होता रहा है। अरस्तु के समय में भी ऐसा था कि जो श्रम विभाजन था उसमें स्त्रियां घर के कार्य करती थी और पुरुष बाहर के कार्य करते थे। तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों को भी मौका नहीं मिलता था, अवसर नहीं मिलता था कि वो अपने विशेष गुणों का विकास कर सके, क्योंकि गुणों को भी विकास की जरूरत होती है। हमारे अंदर गुण रहते हुए भी अगर हम उनका विकास नहीं करते हैं तो वो गुण धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। तो ये समस्या इन वर्गों के सामने आती है। समाज के ये जो श्रमजीवी वर्ग हैं या घरेलू कार्य करने वाले, कृषि कार्य करने वाले लोग हैं, उनके पास ये अवकाश का समय उपलब्ध नहीं होता जिसका प्रयोग वो अपने बौद्धिक गुणों के विकास में कर सकें। और यही वजह है कि अरस्तु इन वर्गों को नागरिकता का अधिकार नहीं देना चाहता। आज हम क्या देखते हैं लोकतांत्रिक युग में कि सभी व्यक्तियों को, सभी वर्ग के लोगों को, चाहे उनके पास अवकाश हो या ना हो, नागरिकता का अधिकार समान रूप से प्रदान किया जाता है। सभी को वोटिंग राइट प्रदान किया जाता है, सभी को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार प्रदान किया जाता है। जो भी वयस्क नागरिक हैं उन सबको राजनीतिक मामलों में भागीदारी का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो इस व्यवस्था के विपरीत अरस्तु ये कहता है कि नागरिकता सभी को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि
नागरिकता एक विशेष गुण का नाम है, एक विशेष स्थिति का नाम है। तो इन धारणाओं का खंडन करने के बाद जो उसके समय में प्रचलित थी नागरिकता के विषय में, कि नागरिकता कैसे प्रदान की जानी चाहिए, कौन नागरिक है, इन सारी पारंपरिक धारणाओं को अरस्तु ने अस्वीकार कर दिया और उसके बाद वो प्रतिपादित करता है कि नागरिक कौन है, किसे नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए। वो कहता है कि नागरिकता एक सकारात्मक गुण है, एक उत्तरदायित्व के भाव का नाम है। कैसा उत्तरदायित्व? सार्वजनिक जीवन के प्रति उत्तरदायित्व, राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के प्रति उत्तरदायित्व। नागरिक कौन है? इसको परिभाषित करते हुए अरस्तु ने कहा कि जो व्यक्ति स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में और राजकीय पदों को ग्रहण करने की योग्यता और क्षमता रखता है, वही नागरिक है। यानी जिस व्यक्ति के द्वारा कानूनों के निर्माण में, कानूनों के क्रियान्वयन में और कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के कार्य में, यानी न्याय प्रशासन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई जाती है, वही नागरिक है। प्राचीन यूनान में ऐसा संभव था क्योंकि यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, हजारों की जनसंख्या जिनकी हुआ करती थी। ऐसी स्थिति में नागरिक वर्ग के द्वारा एक स्थान पर इकट्ठा होकर कानून बनाना संभव था, विचार विमर्श करना संभव था। तो जो व्यक्ति राजकीय कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने में सक्षम थे, जिनके पास इतनी बुद्धिमत्ता थी, इतना ज्ञान था, इतना अनुभव था कि वो सभी के लिए हितकारी नीतियों का निर्माण कर सकें, उसके निर्माण में योगदान दे सकें, वही नागरिक है। केवल उत्पादन कार्य करने वाला या अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु श्रम करने वाला व्यक्ति नागरिक नहीं है। तो नागरिकता एक विशेष गुण है अरस्तु की दृष्टि में। जिस विशेष गुण का प्रयोग वही कर सकते हैं जिनके अंदर बौद्धिक क्षमता होती है, जिनके अंतर्गत सार्वजनिक विषयों के बारे में जानकारी होती है, जो प्रत्यक्ष रूप से उसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। और यूनान के लोग एक्लेशिया जैसी संस्था के माध्यम से नीति निर्माण के कार्य में प्रत्यक्ष भागीदारी निभाते भी थे। एक्लेशिया संसद जैसी हुआ करती थी, जन संसद जैसी, जिस जन संसद में उस नगर राज्य के सभी नागरिक इकट्ठा होकर किसी सार्वजनिक विषय पर, किसी समस्या पर विचार विमर्श करते थे और निर्णय लेते थे। उस निर्णय के आधार पर ही नीतियों का निर्माण होता था, कानूनों का निर्माण किया जाता था। तो अरस्तु स्पष्ट तौर पर नागरिक उन्हें ही मानता है जिनके द्वारा राजनीतिक कार्यों में, सार्वजनिक जीवन में प्रत्यक्ष भागीदारी निभाई जाती है, कानून निर्माण और कानून क्रियान्वयन के कार्य में भाग लिया जाता है। समसामयिक दौर में, आधुनिक युग में हम हन्ना आरेंट के विचारों में अरस्तु के इस विचार का प्रभाव देखते हैं, जो हन्ना आरेंट भी सार्वजनिक जीवन में सक्रियता पर जोर देती है। तो नागरिकता का विचार अरस्तु का पारंपरिक धारणाओं से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। हालांकि इस विचार के कारण आलोचकों के द्वारा आलोचना भी की गई। आलोचक कहते हैं कि अरस्तु का जो नागरिकता का विचार है,
वो बहुत संकुचित विचार है, संकीर्ण विचार है। क्यों? क्योंकि वो जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को नागरिकता प्रदान नहीं करता। वो स्पष्ट तौर पर कहता है कि स्त्रियों, दासों और श्रमजीवी वर्ग को नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके पास अवकाश नहीं है। इस विचार को आज न्यायोचित नहीं माना जाता क्योंकि अगर ये समाज के कमजोर वर्ग हैं, इन्हें कमजोर वर्ग भी माना जाए तो भी इनको राज्य के संरक्षण की ज्यादा आवश्यकता है और हर व्यक्ति को राज्य का ये संरक्षण नागरिक होने पर ही प्राप्त हो सकता है। नागरिकता से वंचित करके इनके कल्याण की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसा तो सिर्फ शोषणकारी व्यवस्था में ही हो सकता है, ऐसा आलोचक मानते हैं। तो आज जब सार्वभौमिक रूप से सभी लोगों को, समाज के सभी वर्गों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए जाते हैं बिना किसी भेदभाव के, वहां पर अरस्तु की नागरिकता की धारणा एक संकुचित विचार के रूप में सामने आती है जो आज मान्य नहीं है। दूसरी आलोचना आलोचक ये करते हैं कि अगर अरस्तु का नागरिकता संबंधी विचार मान लिया जाए तो इससे समाज में वर्ग विभाजन पैदा होगा और ये वर्ग विभाजन संघर्ष को जन्म देगा, क्योंकि जिनको नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा जाएगा स्वाभाविक रूप से उनमें असंतोष पैदा होगा और यह असंतोष संगठित होकर क्रांति का रूप ले सकता है। ऐसी स्थिति में अरस्तु जिस दलील के साथ नागरिकता के अधिकार को सीमित रखना चाहता है कि ऐसे नागरिकों के माध्यम से आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है, क्योंकि आदर्श राज्य की स्थापना के लिए जरूरी है कि लोग, बुद्धिजीवी लोग राजनीति में आए, राजनीति में सक्रिय बने, उनको नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाए ताकि राजनीतिक जीवन की जो बुराई है, जो अन्याय है, उसे दूर किया जा सके और एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। तो अरस्तु तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर नागरिकता के अधिकार को सीमित रखना चाहता है, लेकिन वो इसके दूसरे पहलू को नहीं देख पाता कि नागरिकता को सीमित रखने से उन वर्गों में असंतोष व्याप्त होगा जिन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं है, और अगर उनका ये असंतोष संगठित हो गया तो एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दे सकता है और क्रांति की स्थिति में राज्य की स्थिरता को कायम रखना, राजनीतिक स्थायित्व को कायम रखना संभव नहीं होगा और राजनीतिक अस्थायित्व से गुजरते हुए राज्य में आदर्श होने का गुण नहीं देखा जा सकता। तो अरस्तु इस व्यावहारिक परिणाम को नजरअंदाज कर देता है या उसकी दृष्टि यहां तक संभवतः नहीं पहुंच पाती, ऐसा आलोचक कहते हैं। तीसरे आलोचक ये कहते हैं कि उसकी नागरिकता की धारणा यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों में तो लागू हो सकती थी, क्योंकि नगर राज्यों की जनसंख्या सीमित थी और व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाना कंपैरेटिवली सहज था। किंतु आज बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्य हैं जिनकी जनसंख्या बहुत विशाल है। ऐसी स्थिति में इस पूरी जनसंख्या को एक स्थान पर इकट्ठा करना ही मुश्किल है, उसके द्वारा कानून निर्माण की बात तो बहुत दूर की बात है। ऐसी स्थिति में इन बड़े बड़े राज्यों में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना हुई है और इस प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में नागरिकता का आधार बिल्कुल बदल चुका है और यहां पर नागरिकता का अधिकार मुख्य रूप से वयस्क मताधिकार में व्यक्त होता है। सभी नागरिकों को, सभी वयस्क नागरिकों को अपनी सरकार को चुनने का अधिकार दिया जाता है, मताधिकार दिया जाता है बिना किसी भेदभाव के।
जनता की, आम जनता की, नागरिकों की राजनीतिक सक्रियता अपने वोटिंग राइट के प्रयोग में, मताधिकार के प्रयोग में दिखाई देती है। अब वैसा संभव नहीं है जैसा अरस्तू के समय में होता था कि सभी नागरिक एक्लेशिया में बैठकर विचार विमर्श कर सकें, कानूनों का निर्माण कर सकें। वहां इसलिए संभव था क्योंकि राज्य का क्षेत्रफल छोटा था, जनसंख्या कम थी। आज बड़े बड़े राज्यों में ऐसा संभव नहीं है। आलोचक ये भी कहते हैं कि अरस्तू की नागरिकता की धारणा एक कुलीन तंत्रीय धारणा है जो आधुनिक लोकतंत्र के समानता के सिद्धांत के विपरीत है। आज का जो लोकतंत्र है उसमें सभी के कल्याण को ध्यान में रखकर शासन कार्य का संचालन किया जाता है और कानून बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि इससे अधिकतम लोगों का अधिकतम हित संभव हो पाए। सभी का हित तो संभव नहीं हो पाता क्योंकि व्यावहारिक नहीं है। कुछ न कुछ लोगों को हर कानून में कोई ना कोई कमी दिखाई देती है, उन्हें अपना हित बाधित होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि लोकतंत्र में सभी लोगों की इच्छाएं, सभी की आवश्यकताएं, सभी के हित उनकी इच्छा के अनुसार पूरे होते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि समाज के अधिकतम लोगों का अधिकतम हित लोकतंत्र में संभव हो पाता है। अरस्तु नागरिकता के लिए आवश्यक गुणों की उपस्थिति समाज के छोटे से वर्ग में देखता है और इस लिहाज से उसकी धारणा कुलीन तंत्रीय है। वो केवल बुद्धिजीवी लोगों को, केवल बुद्धिमान लोगों को, उच्च गुणों से संपन्न लोगों को ही नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उसकी दृष्टि में नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के योग्य नहीं है क्योंकि उसमें नागरिकता के लिए वांछित बौद्धिक गुण नहीं है। ये विचार लोकतंत्र के समानता के सिद्धांत के विपरीत है। आलोचक ऐसा मानते हैं। और लास्टली आलोचक ये कहते हैं कि अरस्तु की नागरिकता की धारणा स्वयं उसके द्वारा प्रस्तुत राज्य के सावयव सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। अरस्तु ने राज्य के विषय में सावयव सिद्धांत दिया जिसके अंतर्गत वो राज्य को एक शरीरधारी व्यक्ति के समान मानता है जिसका निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर होता है। राज्य का जो शरीर है उसके अंग कौन से हैं? राज्य में रहने वाले व्यक्ति, राज्य में बनने वाले विविध समुदाय, समूह, वर्ग, ये राज्य रूपी शरीर के अंग हैं और संपूर्ण शरीर के विकास के लिए जरूरी है एक स्वस्थ और संतुलित शरीर। हम किसको मानेंगे? जब उसके सभी अंग स्वस्थ हों, सक्रिय हों, उनका समान रूप से विकास हो। तो इसलिए राज्य रूपी शरीर के स्वस्थ और संतुलित विकास के लिए ये जरूरी है कि उसके सभी अंग अर्थात सभी व्यक्ति, सभी वर्ग, सभी समूह समान रूप से विकसित हो। लेकिन अरस्तु के चिंतन में, अरस्तु के राज्य में ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वो नागरिकता का अधिकार केवल कुछ ही व्यक्तियों को देता है, सबको नहीं देता। इसलिए नागरिकता के अधिकार से वंचित होकर समाज का हर वर्ग, कृषक वर्ग, स्त्री वर्ग, शिल्पी वर्ग, मजदूर वर्ग अपना विकास नहीं कर पाता क्योंकि विकास के लिए जरूरी है नागरिकता का अधिकार प्राप्त होना। और ये अधिकार चूंकि उन्हें प्राप्त नहीं होता, अरस्तु उन्हें प्रदान करने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उनका स्वाभाविक और संतुलित विकास नहीं हो पाता।
तो आलोचक ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जो आंगिक एकता का विचार है, राज्य की आंगिक एकता का, सावयवी एकता का, उस विचार के विपरीत हो जाता है उसका नागरिकता संबंधी विचार। तो इस तरह से आलोचकों के द्वारा कई आधारों पर उसके नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना की गई है। लेकिन अगर हम आधुनिक संदर्भ में निष्पक्ष भाव से अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत का मूल्यांकन करें, तो हम ये पाएंगे कि आज भले ही वयस्क मताधिकार के आधार पर, जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर नागरिकता के अधिकार विभिन्न लोकतांत्रिक राज्यों में प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये माना जाता है कि लोकतंत्र सफल तभी हो सकता है जब हर नागरिक सजग होकर सार्वजनिक विषयों के प्रति, सार्वजनिक जीवन के प्रति सजग होकर अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, अपने दायित्वों का प्रयोग करता है, अपने दायित्व पूरे करता है। आज ये नहीं माना जाता कि व्यक्ति केवल मत देकर अपने कार्यों की इतिश्री समझ ले। उसे वोटिंग राइट मिल गया है तो इसलिए हर 4 या 5 साल बाद वो अपने इस अधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को चुन ले और उसकी जिम्मेदारी खत्म। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। आज सहभागी लोकतंत्र की बात कही जाती है, विमर्शात्मक लोकतंत्र की बात कही जाती है। इस विमर्शात्मक लोकतंत्र का मतलब है कि समाज के सभी वर्गों के द्वारा सार्वजनिक नीति के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लिया जाए, विमर्श किया जाए। हर व्यक्ति संसद में तो नहीं पहुंच सकता, हर व्यक्ति विधानसभा में तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन संसद के द्वारा, विधानसभा के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों पर विचार विमर्श कर सकता है। मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सुझाव दे सकता है कि अमुक कानून में, अमुक नीति में ये संशोधन हो जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। और धीरे धीरे करके हम विमर्शात्मक लोकतंत्र की तरफ बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि अपने ही देश में आप देखिए कि सरकार के द्वारा जो भी नीति बनाई जाती है उसे जनता के सामने सुझाव के लिए रखा जाता है, समय दिया जाता है कि जनता इस पर अपना सुझाव दे, ताकि उन सुझावों को सम्मिलित करके इस नीति को अंतिम रूप दिया जा सके और ये नीति सभी के लिए कल्याणकारी बन सके। तो ये बात आज के प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के युग में भी मानी जा रही है कि नागरिकों का सक्रिय रूप से राजनीतिक जीवन में भाग लेना जरूरी है, न केवल उनके कल्याण के लिए, न केवल उनके सर्वांगीण विकास के लिए, बल्कि जो शासन सत्ता के प्रयोगकर्ता लोग हैं, शासक, उनकी सत्ता को नियंत्रित करने के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि नियंत्रित सत्ता के अंतर्गत ही व्यक्ति अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का भरपूर प्रयोग कर सकता है। तो इस दृष्टि से अरस्तु का नागरिकता संबंधी विचार प्रासंगिक प्रतीत होता है, क्योंकि अरस्तु भी ये कहता है कि नागरिकता के अधिकार उन्हीं को मिलने चाहिए जो सक्रिय रूप से सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में भागीदारी निभाएं। तो ये था अरस्तु का नागरिकता संबंधी विचार और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता।